हेलो फ्रेंड्स, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंतर्गत इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। इससे पहले हमने सिंपल टिश्यूज़ के बारे में स्टडी की थी। बेसिकली जो तीन टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं उनमें सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल सीक्रेट टिश्यूज़। तो उसमें आज हम इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक, जो दूसरे ऊतक हैं उनको कहते हैं हम जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। सबसे पहले ये होते क्या हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते किसे हैं, इसके बारे में एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल या कॉम्प्लेक्स ऊतक कहलाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं वो नेचर में हेटेरोजीनस होते हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल टिश्यूज़ के बारे में बताया था कि वो होमोजीनस होते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं वो हेटेरोजीनस होते हैं। हेटेरोजीनस यानी इनके जो निर्माण करने वाली सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट शेप साइज़ की होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो इस प्रकार की नेचर जो होती है उसको हेटेरोजीनस नेचर कहा जाता है। ये ऊतक गैमेटोफाइट में एब्सेंट होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं वो प्राय युग्मकोद्भिद में नहीं पाए जाते। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंतर्गत बेसिकली दो प्रकार के टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है और वो हैं जाइलम और फ्लोएम। एक एक करके हम इन दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेते हैं जाइलम। जाइलम शब्द को देने वाले थे नागेली। ये जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं वो प्लांट में वाटर और मिनरल्स का परिवहन का कार्य करते हैं, अर्थात जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को ऊपरी भागों तक पहुंचाने का कार्य जो किया जाता है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। और ये फ्लोएम के साथ मिलकर प्लांट में वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण करते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम जॉइंटली वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। इनमें दोनों ही प्रकार के ऊतक यानी पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा सेल्स पाई जाती हैं। ये आप दोनों स्टडी कर चुके हैं कि इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स भी होती हैं और कोलेन्काइमेटस सेल्स भी पाई जाती हैं। अवयव के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर आप पहला ही पॉइंट में देख रहे हैं कि प्राइमरी जाइलम पादप के शरीर की प्राथमिक वृद्धि में उपस्थित होते हैं, अर्थात जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है उस वक्त निर्माण होता है प्राइमरी जाइलम का, और इनका निर्माण बेसिकली प्रोकैम्बियम सेल से होता है। प्राइमरी जाइलम का निर्माण प्रोकैम्बियम सेल से होता है। यह है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, दो भागों में विभाजित होता है। तो प्राइमरी जाइलम के दो भाग कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्लांट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस वक्त जो निर्माण होता है वो सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। तो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान प्राइमरी जाइलम बनता है और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। जाइलम बेसिकली चार कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। ये चार कंपोनेंट्स हैं वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स, वाहिकाएं या बेसल्स, जाइलम तंतु जिन्हें जाइलम फाइबर्स भी कहते हैं, और एक जाइलम मृदुतक जिसे जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। एक एक करके इन चारों के बारे में स्टडी करते हैं। पहले लेते हैं ट्रैकिड्स यानी वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती हैं। जो जल का संवहन होता है वो बेसिकली वाहिनिकाओं के द्वारा किया जाता है, और ये यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और वुड फॉर्मेशन में भी इनका योगदान होता है। तो ये जल का संवहन तो करती ही हैं, साथ में प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं और वुड फॉर्मेशन में भी पार्ट करती हैं। ये सेल्स के आधार पर किस प्रकार की होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं प्राय वो लंबी, संकीर्ण गुहा वाली और नुकीले सिरों वाली होती हैं, अर्थात इनमें जो अंदर ल्यूमेन पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, वो सक्रिय होती है, छोटी होती है। इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है और लिग्निन की थिकनिंग की वजह से ही जो इनकी ल्यूमेन है या जो कैविटी है अंदर वो सक्रिय हो जाती है। यहाँ पर जो थिकनिंग्स पाई जाती हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे एन्यूलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट या पिटेड, अनेक प्रकार की इनमें थिकनिंग्स पाई जाती हैं। ट्रैकिड्स जो होती हैं वो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में पाई जाती हैं। इनके डिफरेंस को आप डायग्राम में थोड़ा देख सकते हैं कि इनमें किस प्रकार की थिकनिंग्स पाई जाती हैं और सेल्स का शेप
किस प्रकार का होता है। तो यहाँ आप इनको डायग्राम में देखकर विभेदित कर पाएंगे जब आप वेसल्स पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट इसका जो आएगा। इसके अलावा जो ये ट्रैकिड्स होती हैं वो एक दूसरे से ऊपर जुड़कर, एक के ऊपर एक जुड़कर लंबी पंक्ति का निर्माण करती हैं, लेकिन आपस में ये एक दूसरे से क्रॉस वॉल द्वारा सेपरेट भी रहती हैं। तो एक के ऊपर एक जुड़कर तो ये पूरी की पूरी एक लंबी रो बनाती हैं, लेकिन आपस में जो एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं वो एक क्रॉस वॉल के द्वारा आपस में एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं। तो जाइलम का पहला जो कंपोनेंट हुआ वो हुआ ट्रैकिड्स। दूसरा कंपोनेंट्स है वेसल्स या वाहिकाएं। ये लंबी, चौड़े सिरे वाली और चौड़ी अभिकाशिका वाली बेलनाकार तत्व हैं। अब आप जैसे ही वाहिनी का अभी हमने पहले पढ़ा था और इसको देखेंगे तो यहाँ पर इन सेल्स में आपको डिफरेंस नजर आएगा। इसी आधार पर आपको ये देखना चाहिए कि वेसल्स और ट्रैकिड्स में डिफरेंस क्या है। ये आप अपनी कॉपी में नोट भी करना चाहिए आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर इनका देख रहे हैं, इनके सिरे चौड़े होते हैं, साथ में इनमें जो ल्यूमेन होती है वो भी चौड़ी होती है, जबकि ट्रैकिड्स में ल्यूमेन सकरी थी और इनकी शेप बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल होती है। ये भी पानी के संवहन में पाइपलाइन की तरह कार्य करती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है और ये जो लिग्निन की थिकनिंग है यहाँ भी ट्रैकिड्स की तरह कई प्रकार की हो सकती है, चाहे वो बलियाकार हो, सर्पिल हो, सोपानवत या जालीदार। इस प्रकार से जिस प्रकार ट्रैकिड्स में डिफरेंट टाइप्स की थिकनिंग्स पाई जाती है लिग्निन की, सिमिलरली वेसल्स में भी कई प्रकार की थिकनिंग पाई जाती है। कोशिका भित्ति में कई बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं, इनमें भी बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर इनकी अंतःभित्ति को देखेंगे आप, जो इनर वॉल्स हैं उनमें छिद्रित प्लेट के रूप में वो पाई जाती है, अर्थात उनमें खूब सारे छिद्र पाए जाते हैं। ये जो वेसल्स होती हैं कठोर लकड़ी या छिद्रित लकड़ी का निर्माण करती हैं, अर्थात वुड फॉर्मेशन में जिस प्रकार से ट्रैकिड्स हेल्प करती हैं उसमें ये वेसल्स भी हेल्प करती हैं, लेकिन जो कठोर कास्ट जिसको हार्डवुड कहते हैं उसके निर्माण में बेसिकली वेसल्स का योगदान होता है। यहाँ पर जो इनकी ल्यूमेन है वो संकीर्ण अभिकाश का गुहा वाली, और इसके अलावा दो प्रकार के जो जाइलम तत्व अभी आपको बताए थे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, उनमें ये अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं वेसल्स। इस आधार पर आप देख पा रहे हैं कि संकीर्ण अभिकाश का या गुहा वाली वाहिकाएं प्रोटोजाइलम में और चौड़ी अभिकाश का या गुहा वाली वाहिकाएं मेटाजाइलम में पाई जाती हैं। इसका मतलब मेटाजाइलम में जो ल्यूमेन होती है वो चौड़ी होती है, जबकि प्रोटोजाइलम में जो ल्यूमेन होती है वो सक्रिय या नैरो होती है। वाहिकाएं पानी के परिवहन, पादप को यांत्रिक सहारा और लकड़ी के निर्माण का कार्य करती हैं। तो तीनों कार्य जो वेसल्स में थे कहीं ना कहीं वही तीनों कार्य ट्रैकिड्स में जो तीनों कार्य थे वही की वही तीनों के कार्य यहाँ पर वेसल्स में भी आप मेंशन कर रहे हैं, अर्थात पानी का परिवहन, साथ में प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और वुड फॉर्मेशन में हेल्प करना, ये वेसल्स भी करती हैं और ट्रैकिड्स भी ये कार्य करती हैं। आमतौर पर वेसल्स सभी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाई जाती हैं। जनरली तो सारे एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं। यहाँ पर एक दो नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे वेंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी। इस प्रकार से ये तीन फैमिलीज जो यहाँ पर देख रहे हैं ये हैं तो एंजियोस्पर्म फैमिलीज, लेकिन इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती। ये डायग्राम में आप इनमें और वाहिनिकाओं जो ट्रैकिड्स थी उनमें डिफरेंस देख सकते हैं। इनकी शेप और साइज में डिफरेंस आप देख रहे हैं, हालांकि जो थिकनिंग है वो लगभग दोनों में एक जैसी ही पाई जाती है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम अभी एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जिम्नोस्पर्म पहले आप पढ़ चुके होंगे। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में जनरली वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन प्राय जिम्नोस्पर्म्स में वाहिकाएं नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से दूसरा एलिमेंट हुआ इसका वेसल्स। तीसरा एलिमेंट हुआ जाइलम फाइबर्स। ये जाइलम में पाई जाने वाली मृत दृढ़ोतक कोशिकाएं होती हैं। ये डेड सेल्स होती हैं जो कि स्क्लेरेंकाइमेटस होती हैं। इनकी सेल्स की शेप अगर आप देखें तो ये लंबे, मोटी लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति और नुकीले सिरों वाली कोशिकाएं होती हैं। अर्थात जिस प्रकार से वाहिकाएं और वाहिनिकाओं की शेप आपने देखी, यहाँ पर भी आपको मेंशन करनी है कि ये लंबी कोशिकाएं होती हैं, इनमें भी मोटी थिकनिंग पाई जाती है लिग्निन की और इनके सिरे नुकीले होते हैं। इनकी जो मात्रा है
वो सेकेंडरी जाइलम में अधिक होती है कंपैरेटिवली प्राइमरी जाइलम के। और ये बेसिकली जो इनका कार्य है वो है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, अर्थात जल के परिवहन में इनका कोई रोल नहीं है। इनका मुख्य कार्य है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। और चौथा और लास्ट एलिमेंट है इसका, वो है जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि जाइलम का एक लिविंग कंपोनेंट होता है, जीवित घटक होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदुतकी, पतली कोशिका भित्ति वाली, अंडाकार या लंबी कोशिकाएं होती हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के जाइलम में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य है स्टार्च और वसा को स्टोर करना, स्टार्च और फैट को स्टोर करने का कार्य बेसिकली जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स का होता है। इसके अलावा इनसे मेडुलरी रेज का भी निर्माण होता है। जाइलम पैरेन्काइमा से मेडुलरी रेज भी बनती हैं जो वाटर के रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती हैं। तो मेडुलरी रेज के निर्माण में भी जाइलम पैरेन्काइमा का रोल होता है। इस प्रकार से जो 4 कंपोनेंट अभी हमने पढ़े हैं उनमें से जाइलम में केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग कंपोनेंट है, बाकी सभी भाग डेड या मृत होते हैं। इस प्रकार से ये 4 घटक हुए। इनके कार्य अगले हम देखेंगे कि कार्य क्या करते हैं, क्योंकि चारों भागों के कार्य हम साथ में कर चुके थे, यहाँ पर सिर्फ उनके जनरल मेंशन किए हैं। तो चारों के एक एक कार्य यहाँ पर जो हमने पहले भी पढ़े हैं वो मेंशन किए हुए हैं। जैसे ट्रैकिड्स और वेसल्स, इन दोनों का काम होता है जल को और खनिज लवणों को जड़ों से लेकर ऊपर प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुँचाना, साथ में ये वुड फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर का कार्य करता है, अभी हमने पढ़ा था, और जाइलम फाइबर्स प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये बेसिकली 4 कार्य जाइलम के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपने स्टडी की है जाइलम टिश्यू की। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टिश्यू है वो है फ्लोएम। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं फ्लोएम। ये जैसे जाइलम नागेली द्वारा दिया गया था, ऐसे ही फ्लोएम शब्द भी नागेली द्वारा ही दिया गया है। यह स्थायी जीवित जटिल ऊतक है। इसके द्वारा पादप के विभिन्न भागों में पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनने वाले खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जैसे जो जाइलम होता है उससे जड़ों से अवशोषित जल और खनिज लवण प्लांट के ऊपरी भागों तक पहुंचते हैं, ऐसे ही फ्लोएम के द्वारा जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है वो प्लांट के नीचे के भागों तक परिवहन का कार्य फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। इसे बास्ट या लेप्टोम भी कहा जाता है। ओरिजिन के आधार पर 2 प्रकार का, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम, जैसे आपने जाइलम में भी देखा था। ये जो ओरिजिन के आधार पर 2 प्रकार का है, तो ओरिजिन यहाँ पर बता देते हैं, अर्थात जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट होता है, जबकि जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है। इस प्रकार से दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। इसके अलावा डेवलपमेंट के आधार पर भी ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। ये भी हमने जाइलम में देखा था। यहाँ पर भी 2 प्रकार का, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। इनमें बेसिकली प्रोटोफ्लोएम में सक्रिय चालनी नलिका पाई जाती है, जबकि मेटाफ्लोएम में बड़ी चालनी नलिका, जैसे सीप ट्यूब कहते हैं, वो पाई जाती है। इस प्रकार से प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है सेल्स के आधार पर। अब इसके जैसे उधर जाइलम में 4 कंपोनेंट हमने स्टडी किए थे, सिमिलरली फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं, जिनमें पहला है चालनी नलिका या सीप ट्यूब्स, दूसरा सहकोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा, और लास्ट है फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर्स। एक एक करके चारों को देखते हैं। सबसे पहले सीप ट्यूब्स, जो कि फ्लोएम का मेन कंपोनेंट होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो लंबी, बेलनाकार और जीवित होती हैं, और ये एक नली की यानी ट्यूब की तरह कार्य करती हैं, इसीलिए इनको सीप ट्यूब कहा जाता है। ये सेलुलोज की पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं हैं, अर्थात इनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है और सेलुलोज से बनी होती है। जो मैच्योर सीप ट्यूब्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैच्योर सीप ट्यूब्स में मींस यंग सीप ट्यूब्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जब सीप ट्यूब मैच्योर हो जाती है तो उनमें जो केंद्रक है वो अप्रसित या डिजेनरेट हो जाता है, और उस स्थिति में इसको एब्सेंट माना जाता है, और जीव द्रव्य में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, अर्थात न्यूक्लियस एब्सेंट, और वैक्यूल्स इसमें बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म्स में सीप ट्यूब के स्थान पर सीप सेल्स पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट में सीप ट्यूब के स्थान पर जो दूसरी सेल्स होती हैं उन्हें सीप सेल्स
कहा जाता है। दो सीप ट्यूब्स के बीच कई छिद्रित चालनी प्लेट्स पाई जाती हैं, सीप प्लेट्स पाई जाती है। दो जो सीप ट्यूब्स हैं उनके बीच जो एक पिटेड प्लेट पाई जाती है उसे सीप प्लेट कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, दो अलग अलग जो सीज़न आते हैं, एक सर्दियों का मौसम और एक बसंत का मौसम, उसमें यहाँ पर कुछ डिफरेंस आप देखेंगे। जैसे सर्दियों के मौसम के दौरान इसमें एक पॉलीसैकेराइड जिसे कैलोज कहते हैं वो सीप प्लेट्स पर जमा हो जाता है। सर्दियों के दौरान सीप प्लेट्स पर एक विशिष्ट प्रकार का पॉलीसैकेराइड जमा हो जाता है जिसे कैलोज कहते हैं, और इस कैलोज के जमाव से बनने वाली स्ट्रक्चर कैलोज प्लग कहलाती है। और इस कैलोज प्लग के बन जाने से जो भोजन का परिवहन है वो रुक जाता है, अर्थात ये कैलोज प्लग भोजन के परिवहन को रोक देता है। और जैसे ही बसंत ऋतु आती है वहाँ एक विशिष्ट तो प्लांट में एक विशिष्ट एंजाइम बनना शुरू होता है जिसे कैलेस कहते हैं, और ये कैलेस एंजाइम इस कैलोज प्लग का अपघटन कर देता है, यानी इसको डिजनरेट कर देता है, और वापस से भोजन का परिवहन शुरू हो जाता है और पौधे के विकास की शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार प्लांट में जो दो अलग अलग सीजन होते हैं, सर्दियों का और बसंत का, उनमें अलग अलग प्रकार से जो ग्रोथ है वो होती है, और इसकी वजह है फूड का प्रॉपर कंडक्शन। जिस प्रकार जब ज़्यादा फूड का कंडक्शन होगा तो ग्रोथ तेज़ी से होगी, और कम फूड का कंडक्शन होगा तो ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। केमिकली ये जो कैलोज होता है वो बीटा 1,3 ग्लूकेन होता है। ये जो दो प्रकार की यहाँ पर सेल्स हैं, एक जाइलम का और दूसरा फ्लोएम में, उनमें यहाँ पर एक अंतर बताया गया है। जो सीप ट्यूब्स हैं वो लिविंग सिंसाइट होती हैं, जबकि ट्रैकिड्स जो होती हैं वो डेड सिंसाइट्स होती हैं। सिंसाइट्स इनमें कई प्रकार के केंद्रक हो सकते हैं, सिनोसाइट्स इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर ट्रैकिड्स का सीप ट्यूब से कंपैरिजन किया है। डायग्राम में आप दोनों ही सेल्स को देख सकते हैं, यहाँ पर सीप ट्यूब्स भी हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट हम फ्लोएम का पढ़ने वाले हैं कंपेनियन सेल, वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पर आप जो न्यूक्लियस देख रहे हैं वो सिर्फ कंपेनियन सेल में देख रहे हैं, और जो सीप ट्यूब्स हैं उसमें आपको कहीं न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा है, जबकि ये जो सीप ट्यूब्स हैं उनके जस्ट सटी हुई कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ये कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं, और सीप ट्यूब के कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य कंपेनियन सेल्स के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस उसी में पाया जाता है। तो लेते हैं दूसरा इसका भाग, और वो है सहकोशिका या कंपेनियन सेल्स। ये लंबी, संकीर्ण, पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जो चालनी नलिका के साथ जुड़ी हुई पाई जाती हैं। सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये कोशिका गर्त के माध्यम से जुड़ी होती हैं। आपस में इनके बीच में कुछ बॉर्डर्ड पिट्स या पिट्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा आपस में ये जुड़ी होती हैं। कहीं ये प्लाज्मोडेस्मेटा भी मेंशन है कि प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, अर्थात जब तक ये जुड़ी नहीं होंगी तब तक इनका जो चालनी नलिका के कार्यों पर नियंत्रण है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ये दोनों एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा आपस में कनेक्ट रहती हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जो कंपेनियन सेल्स हैं उनकी जगह पर एल्ब्यूमिनस सेल्स या स्ट्रॉसबर्गर सेल्स पाई जाती हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में स्पेसिफिकली आप कंपेनियन सेल्स नहीं देखते हैं, जो फ्लोएम होता है उनमें उसके स्थान पर एल्ब्यूमिनस सेल्स या स्ट्रॉसबर्गर सेल्स पाई जाती हैं। ये जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो सीप ट्यूब्स के साथ भोजन के परिवहन में मदद करने का कार्य करती हैं। सीप ट्यूब्स का केंद्रक, कंपेनियन सेल्स का केंद्रक चालनी नलिका के कार्यों पर नियंत्रण करता है। मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो चालनी नलिका है उसके कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य सहकोशिका के केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता। इसके अलावा ऐसे भी कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं जिनमें सहकोशिका एब्सेंट होती हैं। जिस प्रकार से जाइलम में एक्सेप्शंस हैं, फ्लोएम में भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो एस्ट्रोबैलिया ये एक प्लांट है जिसमें ये कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। इसके अलावा दो और एलिमेंट जो हैं फ्लोएम में, वो एक है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये लंबी नुकीले सिरों वाली जीवित मृदुतकी कोशिकाएं होती हैं। सभी मोनोकॉट्स
और डाइकॉट्स, ये है सभी एक बीजपत्री पादपों और द्विबीजपत्री खासकर रेननकुलस में एब्सेंट होती हैं। इनको बास्ट पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। और लास्ट इसका एलिमेंट है वो है फ्लोएम फाइबर्स। इसकी कोशिकाएं मृत, लंबी और दृढ़ोतकी होती हैं। डेड सेल्स होती हैं क्योंकि दृढ़ोतक की बनी होती हैं, जो लिग्निन के जमाव वाली और गर्तयुक्त विकृति वाली होती हैं। अर्थात इनकी सेल वॉल न केवल पिटेड होती है बल्कि उस पर लिग्निन की थिकनिंग भी पाई जाती है और इसकी वजह से ये डेड होती हैं। ये चालनी तत्वों को दृढ़ता प्रदान करता है। मैं ये भी जिस प्रकार से मैकेनिकल सपोर्ट का कार्य करता है, यहाँ पर भी मैकेनिकल सपोर्ट ही है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर इसने सीव एलिमेंट्स को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य है। सीव एलिमेंट्स में चालनी कोशिका और चालनी नलिका ये दोनों सम्मिलित हैं। इन दोनों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य फ्लोएम फाइबर्स के द्वारा किया जाता है। ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट और सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। अर्थात जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाए जाते, केवल सेकेंडरी फ्लोएम में ही पाए जाते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इनका बेसिकली कार्य है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये फ्लोएम के 4 प्रमुख कंपोनेंट आपने पढ़े। यहाँ पर डिफरेंस आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि इनमें क्या अंतर है फ्लोएम के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। बेसिकली जो 4 घटक हैं उनमें से केवल फ्लोएम तंतु मृत होते हैं, अर्थात जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो ही डेड होते हैं और बाकी सभी जीवित होते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है जाइलम का। जाइलम में केवल एक कंपोनेंट लिविंग था और वो था जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पर केवल एक डेड है और वो है फ्लोएम फाइबर्स, बाकी सारे के सारे लिविंग कंपोनेंट हैं। तो ये आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। और लास्टली फ्लोएम के कुछ प्रमुख कार्य जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जैसे ये भोजन का परिवहन का कार्य करता है। बेसिकली पत्तियों द्वारा बनने वाले भोज्य पदार्थों को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होते हैं, अर्थात इकोनॉमिकली भी इनका महत्व होता है। इसके साथ साथ फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसमें रेंजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज इत्यादि का स्टोर होता है जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। और लास्टली ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो रेडियल कंडक्शन में हेल्प करता है। भोजन के अर्य परिवहन में इसके द्वारा मदद की जाती है फ्लोएम पैरेन्काइमा के द्वारा। जैसे वाटर के रेडियल कंडक्शन में भी वहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा से बनने वाली मेडुलरी रेज के द्वारा हेल्प की जाती है जाइलम में। सिमिलरली यहाँ पर भी फ्लोएम पैरेन्काइमा के द्वारा भोजन के अर्य संवहन में मदद की जाती है। तो ये प्रमुख हुए फ्लोएम के कार्य। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंतर्गत 2 टिश्यू बेसिकली स्टडी किए हैं और वो हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के हमने चारों एलिमेंट स्टडी किए हैं, सिमिलरली फ्लोएम के चारों एलिमेंट स्टडी किए हैं। इनके साथ साथ दोनों के बेसिकली क्या क्या कार्य हो सकते हैं, उनकी सेल्स किस प्रकार की होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, ये सब इस वीडियो में हमने स्टडी किया है। आप इसको देखिए, 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए, साथ में इसके बाद फिर आप इसमें कंपैरिजन करिए। जाइलम के एलिमेंट्स में कंपैरिजन करिए, फ्लोएम के एलिमेंट्स में कंपैरिजन कीजिए और फिर जाइलम और फ्लोएम इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए। इस प्रकार से यदि आप इसकी स्टडी करेंगे तो आप इसको पूरे को ठीक से अपने आप में एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपको ये पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो ये एक दूसरा टिश्यू जिसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं वो हमने स्टडी किया और अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्पेसिफिक टिश्यू जिनको सीक्रेट टिश्यूज़ भी कहते हैं। थैंक यू।